हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग 1423 में। यहाँ पे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम अब कभी भी यानी कि 6 महीने तक का अल्टीमेटम आप लोगों को मिला है कि विदिन 6 मंथ वो एग्जाम आपका कभी भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को पूरी तरह से सुदृढ़ कीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिस साथ के साथ चलते रहना चाहिए, रिवीजन साथ के साथ चलते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम हर एक चीज का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल कंटेंट को पढ़े जा रहे हैं और आपका रिवीजन ना के बराबर हो रहा है। रिवीजन हैज टू बी मस्ट। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको उस सब्जेक्ट का जितना आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक तैयार करने से पहले आपको पुराना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप नया कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं और आपका पिछले वाला जो रिवीजन है वो बिल्कुल आपका नहीं हो रहा है। तो रिवीजन का खास ख्याल रखेंगे सभी स्टूडेंट्स और अपने रिवीजन को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे रखेंगे। नेक्स्ट नया टॉपिक तभी शुरू करेंगे जब आप पहला रिवीजन पूरा कर चुके होंगे। मैं जानती हूँ कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हर एक काम को समय चाहिए होता है। समय, जिस भी काम को आप अपना समय देंगे वो समय फिर आपको उसको उस काम की तरक्की के रूप में आपको लौटा देता है। ऐसा नहीं कि आप समय केवल अपनी किताबों को दे रहे हैं, लेकिन उस समय का यूटिलाइजेशन होना, उस समय को पूरी तरह से एडॉप्ट करना, उस समय का पूरी तरह से इस्तेमाल करना, वो सब आपके हाथ में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप समय दे रहे हैं किसी एक किताब को, आपने सोचा कि मैंने कोई किताब पढ़ लेता हूँ, राइट, आपने वो पूरी किताब पढ़ ली। क्योंकि जो हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो क्या कर लेती है, वो सारा का सारा आपको एक दो बार में ही अच्छे से याद हो जाता है, राइट। लेकिन उसको याद करने का आप सोचेंगे क्या फायदा है। एक किताब जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपकी आपकी ना पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने बुक कौन सी पढ़ी है। आप एक अच्छी किताब पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, आप एक खराब किताब पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पे खराब इम्पैक्ट जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई हॉरर स्टोरी वाली किताब पढ़ी है, तो अगले 10-15 मिनट तक आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कोई ना कोई मौजूद है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका जो माहौल होता है, आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है, वो क्या करता रहता है, वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। और रिसेंटली अभी आपने एक हॉरर स्टोरी को पढ़ा है, तो वो हॉरर स्टोरी अभी भी आपके दिमाग में है, क्योंकि पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में चलती है इमेजिनेशन, इमेजेस बनती हैं, और वो इमेजेस को ही हम क्या करना, अपने आसपास महसूस करना, फील करना, उनको शुरू कर देते हैं। जिस वजह से हमको बार बार ऐसा लगता रहता है कि यस, वी आर नॉट अलोन, कोई ना कोई हमारे आसपास है, राइट। तो समय का इस्तेमाल आपको करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, रिवीजन को ज्यादा समय देना है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसी बात के साथ आज हम अपना एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का, जो होगा हमारा लिंग। ठीक, लिंग को हम पढ़ेंगे। लिंग को पढ़ने से पहले हम जान लें कि लिंग होता क्या है। ठीक है, लिंग, लिंग का क्या मतलब होता है कि सपोज आपके सामने ये मार्कर है ना, मार्कर है, या फिर आपके सामने ये बोर्ड है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बोर्ड है, ये एक क्या है, ये एक लकड़ी है, लकड़ी है तो मतलब एक पदार्थ है, तो पदार्थ है तो इसका क्या लिंग होगा, है ना। मैंने आपसे कहा कि कोई किताब है ना, तो उस किताब का क्या लिंग है। मैंने कहा कि अगर सीता एक लड़की है तो उसका क्या लिंग है। तो जो हमें बोध करा दे स्त्री तत्व का और पुरुष तत्व का, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे इसकी परिभाषा के साथ। लिंग की परिभाषा क्या कहती है कि जो स्त्री तत्व का और पुरुष तत्व का बोध करा दे, बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब ये जो तत्व है ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं, यथार्थ भी हो सकते हैं और कल्पित भी हो सकते हैं। ठीक है, यथार्थ क्या होते हैं, बिल्कुल एक्चुअल है, सच्ची वाली घटना होती है ना, सच्चे है। ठीक है, कल्पित क्या हो गई, जिसमें हमने कल्पना की, इमेजिनेशन है हमारा। ठीक है, भाई ये पेन है, तो हमने केवल इसके नाम के आधार पर कल्पना करके बता दिया कि ये मार्कर है तो ये मेल में आएगा, है ना, ये किसमें होगा, ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक है,
हमने कह दिया कि घड़ी है, तो घड़ी सुनने में हमें कल्पना में लग रहा है कि ये कौन है, ये स्त्री तत्व का बोध करा रही है, तो हमने कह दिया कि ये किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो जो कल्पना हमने की है चीजों के साथ उसको हम कल्पित कहते हैं, और जो यथार्थ है, जो एग्जैक्ट है ही, कोई आपके सामने लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है, आप बिल्कुल आराम से उसको बता दोगे कि ये आपका लड़की है और ये आपका लड़का है, राइट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का लिंग क्या है, तो आप आराम से बता दोगे कि ये जो लड़की है इसको स्त्रीलिंग में रखेंगे और ये जो लड़का है इसको हम किस में रखेंगे, पुल्लिंग में रखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लिंग हमारे होते कितने प्रकार के। ठीक है, लिंग के प्रकार। हम दो किताबें पढ़ते हैं हिंदी के साथ, एक हिंदी और एक संस्कृत। ठीक है, तो जो हिंदी होती है उसके अनुसार जो होते हैं लिंग, हिंदी के अनुसार जो लिंग होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, किसके अनुसार, हिंदी के अनुसार। संस्कृत में पहले हम बताते थे, संस्कृत में होते हैं कितने, तीन। ठीक है, तो हिंदी में हमारे हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन संस्कृत में एक तीसरा जुड़ जाता था, उसको हम कहते थे उभयलिंग। ठीक है, जो क्या कर सके, जो अपने आप को स्त्रीलिंग भी बना सके और जो अपने आप को क्या बना सके, पुल्लिंग भी बना सके। तो हम ऐसे लिंग को क्या कहते थे, उभयलिंग कहते थे। लेकिन अभी हमने सभी को डिवीजन कर लिया किसमें, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो खास यही होते हैं दो तरह के, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो हमने भी केवल दो ही पढ़ने हैं यहाँ पे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग पहले पढ़ते थे कि जैसे हमने कह दिया मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो इसको उभयलिंग में रखा जाता था। ठीक, इसको किस में रखा जाता था, उभयलिंग में रखा जाता था। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है और मुख्यमंत्री पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो जो दोनों के लिए काम करता हो उसे उभयलिंग कहते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया, नहीं, इनका भी आप क्या बनाइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाइए। अगर मुख्यमंत्री है और वो महिला है तो उनके नाम के आगे आप महिला मुख्यमंत्री लगाइए, और अगर मुख्यमंत्री नर है तो उन्हें रिमेन मुख्यमंत्री ही रहने दें। ठीक है, उसमें कोई नर या आपको पुरुष लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम महिला लगा देते हैं, इनका ही हमने क्या बना दिया, इनका हमने स्त्रीलिंग बना दिया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, दोनों के डेफिनेशन को हम देखेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है कि जो यथार्थ या कल्पित स्त्री तत्व का बोध कराए, स्त्री तत्व का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या होता है कि जो शब्द, जो यथार्थ या कल्पित पुरुष तत्व का बोध कराए, पुरुष तत्व का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या हो जाता है, पुल्लिंग आ जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ये होते कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम एक साथ चलते चलेंगे वैसे वैसे आप इनके की नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ असम्पशन भी आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुल्लिंग के साथ। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुल्लिंग के साथ। तो अगर हम कहें कि लिंग की हम कॉमनली पहचान कैसे करते हैं, पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करते हैं, मानो मैंने लिखा लड़का, ठीक है, मैंने लिखा
बेटा, या मैंने लड़की लिख लिया, बेटी लिख लिया, मैंने लिख लिया राजा, मैंने लिख दिया महाराज, मैंने लिख दिया माता। ठीक है, लड़की, बेटी, नहीं दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया पानी। ठीक, कुछ शब्दों को हम पहले लिखेंगे फिर हम बताएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मैंने लिख दिया मोबाइल, है ना। हमने लिखा मेरा या मेरी, फिर हमने लिखा रहा है, रही है लिखते हैं चलो। ठीक है, फिर हमने लिख दिया अच्छा। ठीक, हमने लिख दिया बुरा। ठीक, हमने लिखा नौकर। ठीक, अब हमने कह दिया कि भाई इनका क्या बताइए, लिंग बताइए। अब हमने कहा कि लड़की जो होती है, एक लड़की जो होती है उसका हम पुल्लिंग क्या होगा, ये तो हम कॉमनली बता सकते हैं। इसका पुल्लिंग क्या होगा, लड़का। बेटे का, बेटी का, बेटा। पानी का पुल्लिंग पानी ही होता है। पानी किस में चलता है, पुल्लिंग में चलता है। ठीक है, मोबाइल पुल्लिंग में चलता है। मेरी, हमने क्या दिया मेरा। रही है, रहा है। अच्छा, अच्छी, इसको अच्छी करो। ठीक है, फिर सारे एक तरफ पुल्लिंग आ जाएंगे बस। ठीक है जी, और ये कौन हो गया, अच्छी। बुरी, इसको बुरी करो। अच्छा, बुरा। नौकर, नौकरानी, इसको नौकरानी कीजिए और यहाँ पे नौकर करो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये कुछ शब्द थे जिनको हमने किस में रखा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग थे और हमने उनके क्या बनाए, पुल्लिंग बनाए। ठीक है, तो ये हो जाता है इनको कि किस तरह से हम उन्हें पुल्लिंग बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि यथार्थ और कल्पित तरीके से जो हमारे पुल्लिंग होते हैं वो होते कौन कौन से, किस किस पदार्थ को या किस किस चीज को हम पुल्लिंग में रखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, पुल्लिंग होता क्या है, ये क्या करवा रहा है, पुरुष तत्व का बोध करवा रहा है। पुरुष तत्व का बोध करवा रहा है। अब वो यथार्थ भी हो सकता है और कल्पित भी हो सकता है। अब जितना भी हमारा वातावरण होता है उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। अब उन सारी चीजों को हमें लिंग में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास पूरा एक कंप्लीट पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा वातावरण है। अब हमें उसे क्या करना है, हमें उसे लिंग में डिवाइड करना है। हमें हमें उसको समान की तरह है, हम आधा जो पुल्लिंग होंगे उनको अलग लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग होंगे उनको अलग लिखेंगे। रहने सब यही है, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आ जाता है महासागरों के नाम। महासागर और सागर। महासागर और सागरों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। महासागर कौन कौन से हो गए, जैसे हमने कह दिया हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, हमने कहा अटलांटिक, अटलांटिक। ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक, अरब सागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर। तो जितने भी महासागर और सागर के नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं आपके, वो सब पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। ठीक है, साथ साथ आप इनके की नोट भी बनाते चलेंगे, साइड पेज पे अपने की नोट भी डालते चलेंगे कि पुल्लिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे महासागर के और प्लस सागरों के नाम। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रंथ। नंबर 2 पे कौन सा आता है, ग्रहों के नाम। ठीक, अब ग्रह, ग्रह कौन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग से लिख लो।
बुध, मंगल, है ना, शुक्र, बृहस्पति, शनि, प्लूटो। ठीक है, ये सब कौन हो गए? ग्रह हो गए। ठीक है, ग्रहों के नाम, उपग्रहों के नाम, उपग्रहों के नाम भी इसी में आते हैं। ठीक है, उपग्रह कौन कौन से हो गए? चंद्रमा। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे आपके? अच्छा, ग्रह में मैंने यहाँ पे पृथ्वी नहीं लिखा। कौन नहीं लिखा? पृथ्वी। पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, लेकिन ये अपवाद में चलता है। किस में चलता है? अपवाद में चलता है। पृथ्वी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ना कि पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो जब आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रहों के नाम हमारे आ गए, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? ग्रहों के नाम। अब इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ ब्रैकेट में पृथ्वी लिख लेंगे और यहाँ साइड में लिख देंगे निकालो, पुल्लिंग से निकालो। तो हमने पृथ्वी को पुल्लिंग से निकाल दिया। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है? तो हम साइड में ऐसे ही लिखते चलेंगे, इधर हमने पुल्लिंग लिख दिया, उधर साइड में लिख लेना निकालो, पुल्लिंग से निकालो। तो हमने महासागर, सारे महासागर और सागर आ जाते हैं आपके किसमें? पुल्लिंग में। फिर हमने कहा ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम में केवल पृथ्वी को निकाल दीजिए, बाकी सारे ग्रह उपग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही साथ साथ की नोट साथ साथ बनते रहते हैं चाहिए आप लोगों के। ठीक है, ये हमारा हो गए 2 टॉपिक, महासागर और सागर, ग्रहों के नाम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक, तीसरा आ जाता है देशों के नाम। ठीक है, देश कौन कौन से हो गए भाई? है, देश हो गए भारत, पहले अपने भारत का ही नाम लिखेंगे। जापान, चीन, कोरिया। ठीक है, अरब देश होता है एक, यूएई जिसको कहते हैं। ठीक है जी, और कौन सा हो गया? सऊदी अरब, यूएई। ठीक, फिर हो गया फिनलैंड। तो बहुत सारे देश के नाम हो गए ये। तो सारे देशों के नाम किस में आते हैं? अमेरिका, अफ्रीका, सब किस में आते हैं? सब आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में। ठीक है, अब इसमें भी एक अपवाद है। ठीक, इसमें भी क्या है? एक अपवाद है। अपवाद किसका है? अपवाद है जी श्रीलंका का। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही लिखना है। इधर यहाँ पे आपने पुल्लिंग लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया अपवाद। यहाँ लिखा आपने देशों के नाम, सारे इसी में आएंगे, पर श्रीलंका को बाहर कर दो। ठीक है, तो उससे वो याद रहेगा। ठीक है, उससे याद रहेगा। यहाँ तक तीनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रंथों के नाम। ग्रंथों के नाम, ग्रंथ समझते हैं, है ना? ग्रंथ और एक होता है किताब, एक होता है नोट। ठीक है, नोट क्या हो गया? आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने को कोई टॉपिक उसमें ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको क्या कर लिया? अलग से नोट कर लिया, तो वो क्या बन गया? आपका नोट बन गया। आपने देखा कि भाई ये किताब है, पूरी एक किताब होती है, तो किसी की वो बायोग्राफी होती है, या फिर वो किसी की जीवनी होती है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है वैसे, या फिर वो किसी का थॉट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको किताब कह देते हैं, बुक कह देते हैं। ठीक है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रंथ। तो पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रंथ होता क्या है ना? हमने कहा रामायण एक ग्रंथ है, महाभारत एक ग्रंथ है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, चरक संहिता, ये सब क्या है? ग्रंथ हैं। इनके पहले नाम नोट कीजिए आप ग्रंथों के। ठीक है, ग्रंथों के नाम नोट कीजिए। ठीक है, पहले ग्रंथों के नाम नोट करेंगे। ग्रंथ होता है जैसे हमारा यजुर्वेद, वेद जो होते हैं हमारे ग्रंथ में आते हैं, अथर्ववेद ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, तो चारों वेद हो गए। रामायण एक ग्रंथ है, महाभारत एक ग्रंथ है, चरक संहिता एक ग्रंथ है। ठीक है, चरक संहिता क्या है? एक ग्रंथ है। आयुर्वेद एक ग्रंथ है, आयुर्वेद क्या है? एक ग्रंथ है, वेद है। ठीक है, तो देखो इन सारे किताब के बारे में, इन सारे ग्रंथों के बारे में जरा सोचो। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, चरक संहिता, आयुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? सारा ऐसा सारी चीजें बताई हुई है कि हमको जो पूजा करनी चाहिए, जो हम पूजा करते हैं,
वो किस तरह से करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण हमें करना चाहिए, सुबह की पूजा कैसे कर रहे हैं, यज्ञ कैसे करना चाहिए, हमको यज्ञ वेदी जो बनाते हैं जिसमें हम यज्ञ कुंड जिसको हम कहते हैं, यज्ञ वेदी कैसी होनी चाहिए, पूजा की सारी नियमावली है किसमें, हमारे यजुर्वेद में। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो सब यजुर्वेद सिखाता है। एक विद्यार्थी को किस तरह की पूजा करनी चाहिए, एक वयस्क को किस तरह की, जो अपने गृहस्थ आश्रम में है उसको कैसे पूजा करनी चाहिए, सारे नियमावली इस यजुर्वेद के अंदर है। तो ग्रंथ जो होता है, बेसिकली ग्रंथ का मतलब होता है कि किसी एनवायरमेंट की सारी नॉलेज को एक ही जगह पर सीमित कर देना, इकट्ठा कर देना, उसको हम ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, रामायण पूरा एक काल है, पूरा एक युग है। ठीक है, पूरा त्रेता युग है। महाभारत क्या है, ठीक है, रामायण कौन सा युग हो गया, पूरा एक आपका सतयुग वाला पार्ट हो गया, महाभारत पूरा त्रेता युग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक युग को एक किताब में रखा गया है, तो उसको हम ग्रंथ कहते हैं। जो बड़ी बड़ी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है उसको ग्रंथ कहा जाता है। पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या होता है, पुस्तक क्या होती है कि जो आपके माइंड में थॉट आए। पुस्तक जैसे आपने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, आपने पढ़ा द हिडन हिंदू, आपने पढ़ ली, ठीक है, या आपने द फायर ऑफ विंग्स पढ़ ली। द फायर ऑफ विंग्स क्या है, वो एक बायोग्राफी है किसकी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, उनकी वो क्या है, पूरी बायोग्राफी, उन्होंने अपना लाइफ जो था वो किस तरह से पूरा स्पेंड किया। ठीक है, लेकिन ग्रंथ क्या कहलाया जाएगा, ग्रंथ कहलाया जाएगा कि जो ये अब युग चल रहा है ना, इस युग के बारे में लिखना और उसको एक जगह पे रखना, वो ग्रंथ कहलाएगा। बाकी सारे क्या रहेंगी, किताबें रहेंगी। चरक संहिता, इसके बारे में जान लीजिए। चरक संहिता मेडिकल की बुक है, सर्जरी की बुक है। सर्जरी के जितने भी तरीके होते हैं वो सब आपके चरक संहिता में लिखे हुए हैं। ठीक है, और चरक संहिता आज की नहीं है, आचार्य चरक द्वारा लिख दी गई थी। ठीक है, उनके द्वारा प्रैक्टिकल नॉलेज को चरक संहिता में अपनाया गया था। कौन सी दवाइयां आपकी सर्जरी में इस्तेमाल होनी चाहिए, कैसे बेहोश करना है, कैसे सर्जरी करनी है। प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो आचार्य चरक ने उस समय पे कर दी थी जब युद्ध होते थे, तो किसी की नाक कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की स्किन चली गई, तब किसने, आचार्य चरक ने तब उन लोगों की सर्जरी कर दी थी, है ना। उसको प्लास्टिक शल्य चिकित्सा उसको कहते थे, जिसे आज हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, कि आप किसी अंग की खाल को हटाइए और दूसरे अंग को उसके साथ क्या कर दीजिए, उसे कवर कर दीजिए, उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं ना। कुछ शरीर के अंगों से जो आपका खाल होता है स्किन को निकाल देना और कुछ जगह पे ऐड कर देना, वो आचार्य चरक ने अपने समय पे कर दी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साइंस था, हम कहते हैं साइंस डेवलप नहीं था उस टाइम पे, एक्सट्रीम पे साइंस था, है ना। तो थोड़ा पढ़ा करें किताबों को, थोड़ा जाना करें। चरक संहिता हमने तो नहीं लिखी, आज के टाइम की तो है नहीं, किसने लिखी है, आचार्य चरक जी ने लिखी है। और इसमें शल्य चिकित्सा पूरी दी हुई है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी दी हुई है, और उसी टाइम की ही आज की, और आज हम जो प्लास्टिक सर्जरी का भर भर के यूज हो रहा है। ठीक है, पहले ऐसे यूज की जाती थी। ठीक, फिर हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद क्या होता है, जहां पे आयुर्वेद मतलब होता है कि जो आपका एनवायरमेंट में पेड़ पौधे हैं उनसे दवाइयां बनाना, उनसे आपकी जो बॉडी है, सीधी सी बात है, अगर आपका शरीर है तो इसमें कुछ ना कुछ इनएक्टिव बातें होती रहती है। आपको फीवर हो गया, चोट लग गई, शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है। आयुर्वेद पूरा बताता है कि आप किस तरह से प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से प्राकृतिक चीजों से ही, कुछ जड़ी बूटियों से ही आपकी जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आयुर्वेद में लिखी हुई है। तो इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, पुल्लिंग में रखा जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अनाज कौन कौन से हो गए, अनाज हो गए गेहूं, बाजरा, ठीक है, बाजरा हो गया, बाजरा होता है, बाजरा, ठीक है, और चना। ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, गेहूं होते हैं। और इन्हीं के साथ आते हैं दालें, लेकिन कुछ दालें हमारी किस में आती हैं, कुछ दालें किस में आती हैं, पुल्लिंग में आती हैं। कौन कौन सी,
हमारी आ गई अरहर, ठीक है, उड़द, ठीक है, ये जो किसमें आएंगी, अरहर उड़द, ठीक, चना दाल हो गई, उड़द हो गई, ये सब किसमें आते हैं, ये हमारे आ जाते हैं किसमें, ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक अपवाद है, ठीक, यहाँ पे भी क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या कहता है, दालों का अपवाद हम वहीं पे पढ़ेंगे, इनको फिलहाल आप पुल्लिंग में लिख लीजिए, ठीक है। तो अपवाद ये कहता है कि ज्वार, मकई, जिसको हम मक्का कहते हैं, मक्का सुनने में शब्द ऐसा लगता है क्या है ये, पुल्लिंग है, लेकिन मकई उसका ओरिजिनल नेम होता है, तो इसलिए मकई किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। ज्वार, मकई, मूंग, मसूर, ठीक है, ये किसमें आपका चला जाता है, जई, सुना होगा ना जई, ठीक है, ये हमारा अपवाद है, ये चलता है सब ये चीजें स्त्रीलिंग में, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक। बाकी इनको छोड़ के बाकी जितना भी आएगा वो सब आपका किसमें रहेगा, पुल्लिंग में रहेगा, ठीक है। तो दालों को जो हम पढ़ते हैं, दालें हमारी आती है स्त्रीलिंग में है, लेकिन कुछ दालें हैं जो हमारी किसमें चलेंगी, दोनों पुल्लिंग में चलती हैं, तो ये स्त्रीलिंग का अपवाद है, लेकिन आप दाल यहाँ पे नोट कर लीजिए ताकि आपको पुल्लिंग याद रहे अनाजों के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होता है पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है। पर्वतों के नाम कौन कौन से हो गए, पर्वत सभी जानते हैं क्या होता है, कि धरती से एक सीमा तक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, धरती का एक सीमा तक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, जो ऊपर से कैसा है, नुकीला है, ठीक है, और धरती से उसके ऊपर एक सीमा तक उठा हुआ हिस्सा जो ऊपर से कैसा है, फ्लैट है, सपाट है, उसे हम पठार कहते हैं, ठीक है। तो पर्वत और पठारों के नाम जो आते हैं, किस किस के, पर्वत के और पठारों के नाम जो आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो सब पुल्लिंग में आते हैं। चलिए पर्वत कौन कौन से हो गए, पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, सबसे पुराना है, हिमालय हो गया, नवीन मोड़दार पर्वत इसको कहते हैं क्योंकि ये अभी भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है किसका, हिमालय का, ठीक है। और हमने कह दिया दक्कन का पठार हो गया, दक्कन पठार हो गया, डेक्कन प्लेटो जिसको हम कहते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा, केटू होता है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये भी क्या है, पर्वतमाला है एक। अरावली जो कहाँ पे है, राजस्थान में, कभी जयपुर घूमने जाओगे ना तो आपको वहां पे एक बिल्कुल सूखा ड्राई पहाड़ दिखाई देगा, वही अरावली पर्वतमाला है, वही अरावली रेंज है, ठीक है। अब तो ऐसी हो गई कि कोई बच्चा भी उस पर चढ़ जाए धस गई है, बहुत सबसे ज्यादा पुरानी रेंज वही कही जाती है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, ये विंध्याचल पर्वत है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, उज्जैन महाकाल जाइए, है ना, उज्जैन महाकाल जाइए कि वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेंगी विंध्याचल पर्वत मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगी, है ना, सतपुड़ा विंध्याचल दोनों यहीं पे मिलती हैं, ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। एमपी घूम कर आइए, अच्छा लगता है। फिर आप नीचे आ जाइए साउथ में, वहां पर आपको मिलेंगी पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी उसको कहते हैं, ठीक है, सारा जो जितना मसाला होता है सब उसी पहाड़ी पे उगाया जाता है, ठीक है जी। तो सारे पर्वतों के पठारों के नाम किस में आ जाते हैं आपके, सब आ जाते हैं पुल्लिंग में, क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हमारा आता है वार, अटैक नहीं, अभी बताते हैं वार क्या होता है। वार महीनों के नाम, वार तो आपको पता होना चाहिए, दिनों के नाम, दिनों के नाम को क्या कहते हैं, वार कहते हैं। और वार कौन कौन से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, एंड द रेस्ट डे दैट इज रविवार। तो ये होते हैं वार, ठीक है जी। दिनों को हम क्या कहते हैं, वार कहते हैं। सारे वार किसमें आते हैं आपके, पुल्लिंग में आते हैं महीनों के नाम। देखो महीनों के नाम दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार
जो महीनों के नाम हैं वो होते हैं आपके माघ, पोष, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, भाद्रपद। ठीक है, माघ, पोष, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, है ना। तो और फागुन जो कि अब चल रहा है, ठीक है, फागुन। और फिर उसके बाद आ जाता है चैत्र, जो अब अगला महीना चलेगा, चैत्र का चलेगा, जो आपका नवरात्रों से शुरू होगा, जो अब चैत्र नवरात्रे आएंगे वहां से शुरू होगा। और हिंदू पांचांग के अनुसार, हिंदी पांचांग के अनुसार जो नववर्ष होता है वो चैत्र मास का पहला दिन, वहीं से आपका जो नववर्ष है वो माना जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी पंचांग के अनुसार होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, लेकिन भैया इसमें अपवाद है, ये एट इज इट सारे के सारे पुरलिंग में आएंगे, ये एज इट इज आपके सारे के सारे पुरलिंग में आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अपवाद है। ठीक है, इनमें अपवाद है जनवरी का, फरवरी का, मई का और जुलाई का। इन चार का अपवाद है, ये चारों आपके किस में आते हैं, ये चारों आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है जी, यहाँ अपवाद है, ये चारों आपके किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, सारे पुरलिंग में आएंगे। ठीक है, इसके अपवाद को नोट कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी पूरे के चार सातों के सातों बार और आपके 12 के 12 ये हिंदी वाले महीने जो होते हैं ये पूर्णतः क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं, इनमें कोई अपवाद नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अंग्रेजी पंचांग के अनुसार है, तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो नववर्ष चलता है वो जनवरी से चलता है, जिसे हम खूब धड़ाके से सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हमने अपना त्योहार तो छोड़ दिया, जो हमारा नववर्ष आता है उसको तो हमने छोड़ दिया, हम एक काल्पनिक तरीके से जो हमें नववर्ष बताया जा रहा है हम उसे मना रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। चैत्र माह का जो पहला दिन होता है उस दिन से नवरात्र शुरू होते हैं, और वही पहला नवरात्र जो शुरू होता है वो पहला नवरात्र नव वर्ष के उपलक्ष्य में ही शुरू होता है। ठीक है, इनके पीछे बड़े बड़े साइंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई चैत्र मास है, क्योंकि चैत्र में क्या होता है, मौसम बदलता है, सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियों का आगमन हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो खान पान है थोड़ा बदलता है। हम अब तक गर्म चीजें खा रहे थे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, अब हमें क्या करना होगा, ठंडी चीजों को खाना होगा। तो उस दौरान हमें 9 दिन का थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा दे दिया जाता है कि अभी आप क्या करेंगे, कुछ दिन तक आपका जो स्टमक है वो नॉर्मल चीजों को खाएगा, पानी ज्यादा पिएंगे आप, लिक्विड चीजों को ज्यादा लेना शुरू करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा पीना आप शुरू कर देंगे। ठीक है, खाने में आपने जैसे चौलाई खाई है ना, क्योंकि इन दिनों में क्या है, चैत्र में चौलाई आती है, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडी, तो चौलाई को आप बहुत प्रेफर करते हैं नवरात्रों में। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका मौसम बदल रहा होता है फिर नवरात्र शुरू होते हैं, है ना, जब गर्मियां जा रही होती है, सर्दियां आ रही होती है, फिर नवरात्र शुरू होती है। तो 9 दिन का जो ये टाइम पीरियड होता है ये आपके स्टमक को स्टेबल करने के लिए दिया जाता है, कि ताकि वैद ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि आपको समय चाहिए किसको अडॉप्ट करने के लिए, वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए, वो समय वही 9 दिन का टाइम पीरियड होता है कि अब आप जब नेक्स्ट एक सीजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, नए एक आप मौसम में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसका आपको थोड़ा थोड़ा क्या हो जाना चाहिए, स्वभाव में आ जाना चाहिए। ठीक है, खान पान के स्वभाव में आ जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट हमारा आता है धातु और रत्नों के नाम। सब किस में आते हैं, पुरलिंग में आते हैं। धातु कौन कौन से हो गई, धातु हो गई लोहा, सोना, हीरा, कोयला, ठीक है, और आपका कोबाल्ट, ये सब धातुएं होती है। रत्न कौन से हो गए, नीलम, मूंगा, ठीक है, रत्न यही हो जाते हैं, नीलम, मूंगा और भी बहुत सारे हैं।
ठीक है, तो सारे रत्नों के नाम किस में आएंगे? सारे रत्न जितने भी हैं सारे रत्न किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन धातु में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है आपकी चांदी, धातु में दो चीजें हैं, एक आ जाती है आपकी चांदी और एक आ जाती है मणि। मणि जानते हैं आप क्या होती है? नागमणि सुना होगा ना, कि किसी भी जानवर में जब उसका जो भी उसका शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, जब वो एक जगह इकट्ठा होकर स्टोन का रूप ले ले, उसको हम मणि कह देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? मणि कह देते हैं। और जिस एनिमल की होती है उसका वो एनिमल का नाम रख देते हैं कि ये नागमणि है। नागों में ही ज्यादा मिलती है। और कहाँ मिलेगी? यहाँ गर्दन पे मिलती है, यहाँ पे वो उसको स्टेबल, सर पे, हाँ सर पे, गले में नहीं, हाँ स्टेबल करके रखते हैं उसे अपने सर पे। ठीक है, सांपों से मणि दिखाते हैं आपको, बिल्कुल चमकदार है, जस्ट लाइक द डायमंड। ऐसी नहीं होती है, ब्लैक या ब्राउन कलर की होती है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है लिटरली। अब इस चक्कर में आप सांपों को मारना शुरू मत कर देना कि आप मणियां बेचेंगे, है ना? ठीक है, फिर हमें मत कहना कि ये क्या हो गया, सांप ने हमें काट लिया। ठीक, तो मणि और चांदी में अपवाद है, ये दोनों किसमें आते हैं? ये आपके पाए जाते हैं स्त्रीलिंग में। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट चलते हैं, द्रव। द्रवों के नाम, द्रवों के नहीं, द्रव्यों के नाम, द्रव्यों के नाम। द्रव्यों को पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अब द्रव्य कौन कौन से हो गए? द्रव्य आ जाती हैं तीन चीजें, ठोस, द्रव और गैस। ठोस सारे पदार्थ कैसे हैं? पुल्लिंग है। गैसीय सारे पदार्थ कैसे हैं? पुल्लिंग है। द्रव में आ जाइए, द्रव में कौन कौन से? पानी, दही, दूध। ठीक है, ये सब ही किस में आएंगे? आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें छाछ, शराब, ठीक है, छाछ हो गया, शराब हो गया, ठीक, और ये हमारे किस में चले जाते हैं? छाछ, शराब, चाय, बहुत लोग पीते होंगे, लस्सी, पता नहीं कितनों की फेवरेट हो, और स्याही। स्याही मतलब इंक, 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 शाही, इंक। ठीक है, ये अपवादित है, ये आपके स्त्रीलिंग में चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये बाकी सारी चीजें आपकी किस में रहेंगी? इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे द्रव पदार्थ किस में रहेंगे? सब रहेंगे आपके पुल्लिंग में। बस ये जो आपकी पांच चीजें आएंगी ये स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, फिर आ जाता है जी वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम, वृक्षों में सभी के नाम, आम, केला, पपीता, तरबूज, अंगूर, सब आपके किस में आएंगे? सब आएंगे आपके पुल्लिंग में। केवल इसका अपवाद आप लिखेंगे। ठीक है, वृक्षों का अपवाद आप लिख लेंगे। अपवाद आ जाता है जी चमेली, चंपा और इमली। ठीक है, ये तीन पेड़ ऐसे हैं जो आपके किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी सारे आम, पीपल, पपीता, सारे पेड़, पीपल, पपीता, केला, ठीक है, नीम, शहतूत, कीकर, बबूल, अमरूद, बेलपत्र, ठीक है, वो सब किस में आएंगे? वृक्षों के नाम सब आपके पुल्लिंग में जाएंगे। अपवाद केवल ये है, चमेली, चंपा, इमली, ये अपवादित है, ये स्त्रीलिंग में चलते हैं आपके। ठीक है जी, ये किस में चलेंगे? ये स्त्रीलिंग में चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, इसी के साथ एक और आप लिखेंगे वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के वर्ण, वर्णमाला के सभी वर्ण, अ से कहां तक? श्र तक, सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अपवादित है तीन, यहाँ पे भी अपवाद है, अपवादित है जी तीन। लास्ट तक बने रहिए, फिर बताऊंगे कि की नोट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अपवाद होते हैं तीन, कौन कौन से? ई, बड़ी ई और री, ये तीन हमारे क्या है? अपवादित हैं, ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके की नोट आप कैसे बनाओगे। जैसे हमने ये कह दिया कि इसमें कुछ अपवादित है, यही देखो। ठीक, हमने यहाँ लिखा पुल्लिंग और यहाँ हमने लिख दिया अपवादित। ठीक है,
अब मैंने कहा वर्णमाला, पूरी वर्णमाला पुल्लिंग है, ई और री को निकाल दो। हमने कहा वृक्ष, पेड़, सारे आपके क्या हैं, पुल्लिंग हैं। चंपा, चमेली, इमली, इनको निकाल दो। ठीक है जी। फिर हमने कहा सारे द्रव्यों के नाम, पदार्थ के नाम। अब पदार्थ में से इन 5 को निकाल दीजिए, छाछ, शराब और चाय और लस्सी और स्याही, इनको निकाल दो। ठीक है। फिर हमने कहा धातु और सारे रत्न, धातु और रत्न। अब धातु में से चांदी निकाल दो और मणि निकाल दो, बाकी सारे धातु पुल्लिंग है, सारे रत्न पुल्लिंग है। महीनों के नाम, ठीक है जी, महीनों के नाम में से निकाल दीजिए फरवरी, जनवरी, मई और जुलाई। बाकी सारे महीनों के नाम, चाहे हिंदी वाले इंग्लिश वाले, सबको कंबाइन कर लो, सब किसमें है, पुल्लिंग में है। वार, ठीक है जी, वार सारे किसमें, पुल्लिंग में। ठीक है। और कौन से आ जाते हैं, मसाले, मसालों में से निकाल दीजिए नमक और जीरा, बाकी सारे मसाले, नहीं सॉरी, मसाले स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। अनाज, अनाज में से निकाल दीजिए मकई, ज्वार, ठीक है। कुछ दालें आ जाती हैं, दालें आती है स्त्रीलिंग में, उसमें से हम किसको निकालेंगे, पुल्लिंग को निकालेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, की नोट बनाने हैं। देखो ये तो रहना ही है साथ में एग्जाम्पल के लिए, लेकिन साथ में ये भी रहना चाहिए ताकि आपको ये एक आइडिया हो जाए कि इसको हमें अलग रखना है, ये सारे किसमें है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक, अब आगे का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, आज की हम क्लास को पुल्लिंग पे ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे।